नमस्ते, फार्मा रिसर्च में आपका स्वागत है। कभी सोचा है वो दवाइयाँ जो हमारी जान बचाती हैं, जो फार्मेसी में मिलती हैं, आखिर उनका सफ़र शुरू कहाँ से होता है? आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये इतने ज़रूरी मेडिकल स्टडीज़ बिल्कुल स्क्रैच से यानी शुरुआत से कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे इन्हें वैज्ञानिक तौर पर मजबूत और नैतिक रूप से सही बनाया जाता है। देखिए, हर एक नई दवा, हर एक कामयाब इलाज, इन सब की शुरुआत होती है सिर्फ एक दस्तावेज से, और उसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस पूरे सफर की नींव है, एक गाइड बुक है जो हर कदम पर रास्ता दिखाती है। ये पक्का करती है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो। तो आज का हमारा गेम प्लान कुछ ऐसा है। हम इन 5 हिस्सों में एक क्लिनिकल ट्रायल बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। आखिर ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, और ऐसा क्या है इसमें कि इसे सारी मेडिकल तरक्की की नींव कहा जाता है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो एक क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत ही कंट्रोल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और यहां सबसे जरूरी शब्द है कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक। मतलब हर एक छोटी बड़ी डिटेल की पहले से प्लानिंग होती है, हर पहलू पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोगों को देखा और कहानियां बना ली। नहीं, ये एक फॉर्मल, बेहद सख्त और अनुशासित प्रक्रिया है। और इतनी सख्ती का मकसद भी है, बल्कि 2 मकसद हैं। पहला तो ये कि ऐसा भरोसेमंद डेटा तैयार किया जाए जिस पर विश्वास किया जा सके, जिससे मेडिकल साइंस आगे बढ़े। और दूसरा, जो उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है उन वॉलंटियर्स की सुरक्षा करना जिनके बिना तो ये रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को मैनेज कैसे किया जाता है। इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट से, और क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट को कहते हैं प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ही वो एक दस्तावेज है जो पूरे ट्रायल का इकलौता सच होता है। अब इस मास्टर प्लान को बनाने में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य, अपने ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ साफ बताने होते हैं। फिर आप स्टडी का डिज़ाइन चुनते हैं। इसके बाद आप ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और आखिर में आप ये तय करते हैं कि डेटा कैसे जमा होगा और उसे एनालाइज कैसे किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक बिल्कुल साफ, स्पेसिफिक और ऐसा लक्ष्य तय करना जरूरी है जिसे मापा जा सके। जैसे, क्या ये दवा मरीजों की मदद करती है? ये सवाल सुनने में तो अच्छा है, पर वैज्ञानिक तौर पर बेकार है। आपको सटीक होना पड़ेगा, और ये सटीकता आती है एंड पॉइंट्स डिफाइन करने से। जो प्राइमरी एंड पॉइंट होता है ना, वही असली फिनिश लाइन है। वही तय करता है कि ट्रायल कामयाब हुआ या नाकाम। तो प्राइमरी एंड पॉइंट तो हो गया वो जो आखिरी फैसला सुनाता है, लेकिन सेकेंडरी एंड पॉइंट्स भी होते हैं, और वो भी काफी जरूरी हैं। जैसे वो मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मापते हैं, पर हाँ, वो फाइनल फैसला नहीं देते। वो बस एक एक्स्ट्रा जरूरी जानकारी देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इसके बाद आता है नंबरों का खेल। हमें यह पता लगाना होता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए। इसे पावर एनालिसिस कहते हैं, और ये एक तरह की गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपके पास बहुत कम लोग हैं तो हो सकता है कि आप दवा का असली असर देख ही ना पाएं, और अगर बहुत ज्यादा लोग ले लिए तो आप फालतू में ज्यादा लोगों को एक ऐसे इलाज के खतरे में डाल रहे हैं जो शायद काम का ही ना हो। इसलिए सैंपल साइज वो एकदम सही होना चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने का जो आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है ऑपरेशनल मैनुअल को लॉक करना। और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान। याद रखिए, ये प्लान ट्रायल शुरू होने से पहले ही फाइनल कर दिया जाता है। क्यों? ताकि बाद में कोई नतीजों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, मतलब अपनी पसंद के नतीजों को चुनकर न दिखा सके। ये साइंटिफिक ईमानदारी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं ट्रायल के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस की। मतलब ट्रायल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये किसी भी रिसर्च टीम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि कोई एक डिज़ाइन हर तरह के सवाल के लिए फिट नहीं बैठता। तो सबसे कॉमन और सीधा साधा डिज़ाइन है पैरेलल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और सारे ग्रुप्स पर एक साथ स्टडी चलती है। ये बहुत मजबूत और भरोसेमंद तरीका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ खास हालात के लिए एक ज्यादा एफिशिएंट मॉडल है, जिसे कहते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन। इसमें हर पार्टिसिपेंट को हर ट्रीटमेंट मिलता है, बस उनका ऑर्डर अलग अलग होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर इंसान खुद अपना कंट्रोल बन जाता है, जिससे कम लोगों में ही काम चल जाता है। और फिर आता है एक सुपर एफिशिएंट डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन। इसको ऐसे समझिए कि एक ही ट्रायल में एक साथ कई सवाल पूछ लेता है। ये बहुत पावरफुल है।
इससे आप न सिर्फ हर दवा का असर अलग अलग देख सकते हैं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या उन्हें मिलाने पर कोई खास सिनर्जी वाला असर होता है। मतलब क्या दो दवाएं मिलकर अकेले काम करने से कहीं बेहतर नतीजा देती हैं। तो ये टेबल इन डिजाइन्स के फायदों और नुकसानों को साफ साफ दिखाती है। पैरेलल डिजाइन काफी वर्सेटाइल है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग लगते हैं। क्रॉसओवर डिजाइन में लोग कम लगते हैं, पर वो हर जगह काम नहीं आता। और फैक्टोरियल डिजाइन मुश्किल सवालों के लिए तो बढ़िया है, पर उसे एनालाइज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो प्लानिंग हो गई, डिजाइन भी चुन लिया, अब आते हैं एक्शन पर, यानी उसे लागू करने पर। अब हम उन खास तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम स्टडी को उसके सबसे बड़े दुश्मन से बचाते हैं, और वो दुश्मन है पूर्वाग्रह यानी बायस। बायस के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार है रैंडमाइजेशन। आप इसे एक साइंटिफिक सिक्का उछालना समझ सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। इससे हम ये पक्का कर लेते हैं कि सभी ग्रुप्स शुरू से ही लगभग एक जैसे हो। अब बायस से लड़ने का हमारा दूसरा बड़ा हथियार है ब्लाइंडिंग। होता क्या है कि अगर किसी मरीज को पता हो कि उसे नई दवा मिल रही है, तो वो सिर्फ उम्मीद के सहारे ही बेहतर महसूस करने लगता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है वो है डबल ब्लाइंडेड स्टडी। इसमें न तो पार्टिसिपेंट को पता होता है और ना ही डॉक्टर को कि किसे कौन सा इलाज दिया जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो बिना किसी शक के सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारा साइंस, ये सारी रिसर्च एक सख्त नैतिक और रेगुलेटरी ढांचे के बिना बिल्कुल अधूरी है। और ये ढांचा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए बनाया गया है, पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सबसे ऊपर है। एक तरह से ये पूरी क्लिनिकल रिसर्च का नॉर्थ स्टार है। हर नियम, हर कानून, हर कमेटी, सब कुछ इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमता है कि ज्ञान की खोज जरूरी है, पर किसी भी इंसान की सुरक्षा से समझौता करके नहीं। तो असल में ये सेफ्टी दिखती कैसी है? देखिए, किसी भी इंसान को ट्रायल में शामिल करने से पहले प्रोटोकॉल को एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी रिव्यू करती है। जब वो मंजूरी दे देती है, तब देश की रेगुलेटरी बॉडीज से परमिशन ली जाती है और सिर्फ उनकी इजाजत के बाद ही ट्रायल शुरू हो सकता है। और ट्रायल के दौरान भी सेफ्टी पर लगातार नजर रखी जाती है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो एक कामयाब, भरोसेमंद और नैतिक क्लिनिकल ट्रायल 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, एक पावरफुल और डिटेल्ड प्लान जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा, एक स्मार्ट और सही स्ट्रक्चर यानी ट्रायल का डिजाइन। और तीसरा, एथिक्स के लिए एक मजबूत कमिटमेंट जो हमेशा पार्टिसिपेंट की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। और जब ये तीनों पिलर्स एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं ना, तभी हमें वो भरोसेमंद जवाब मिलते हैं जो सच में मेडिसिन के भविष्य को बदल सकते हैं। हाँ, ये एक मुश्किल प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं, पर यही तो सारी मेडिकल तरक्की की नींव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फार्मा रिसर्च, आपका सीखने का साथी।